वेलकम बैक। हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया, बट इसमें एक टॉपिक था क्रिएशन ऑफ डीआरआर। डीआरआर क्यों बनाते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, क्या वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। जस्ट मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ क्योंकि जहरान शायद वो क्लास नहीं अटेंड कर रहा था। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलती है कि अगर आप डिबेंचर इशू करते हो, क्योंकि आप लोगों से पैसा लेते हो, तो कंपनीज एक्ट चाहती है कि किसी ना किसी तरह से डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। तो उस चक्कर में कंपनी बोलती है कि आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स मतलब वो प्रॉफिट जो आप अवेलेबल फॉर डिविडेंड है, उसमें से आप कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो डीआरआर में, एक रिजर्व क्रिएट करो, डीआरआर डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व। तो उसमें आप कुछ पैसा ट्रांसफर करो, किस कंपनी को करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उससे क्या होता है, जब आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कुछ उसमें ट्रांसफर कर दिया, तो इट मीन ये पैसा तो बाहर जाएगा नहीं जब तक डिबेंचर रिडेम्पशन नहीं होगा। तो ये पैसा बिजनेस में ही रहेगा। तो इससे एंश्योर हो जाएगा कि सारा पैसा शेयर होल्डर अपने घर नहीं लेंगे। तो जिन बाकी लोगों से, क्योंकि शेयर होल्डर की कंपनी है, तो बाकी लोगों से जिनसे आप पैसा ले रहे हो डिबेंचर्स, तो उनका प्रोटेक्ट इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट होता है। अब आई बात कि किन कंपनीज को डीआरआर करना है। क्या हर कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत है? मतलब क्या हर कंपनी को अपने प्रॉफिट्स में से 10% ऑफ द डिबेंचर वैल्यू हटा के साइड में रखना है? द आंसर इज नो। इसमें 2019 से पहले कुछ रेगुलेशन थे, उनको थोड़ा सा और लिबरलाइज करके आज की डेट में जो एप्लीकेबिलिटी है डीआरआर किस कंपनी को बनाना है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें क्या हुआ, मैंने पहले आपको कुछ बता दिया क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक थी, और इनफैक्ट मेरे को थोड़ा तो याद था ही, तो मैंने आधा बोला था। फिर बुक में देखा था कि कुछ और लिखा था, तो दोनों मेरे स्टेटमेंट गलत थे। बट फाइनली चैप्टर क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया, तो मुझे अंदर से ही गिल्ट फील हो रहा था कि नहीं, जरूरत इस बात की है मैं इस पे थोड़ा सा टाइम दे दूं और अच्छे से पूरा चार्ट बना के आपके सामने रखूं कि एग्जैक्टली क्या पूछना है। क्योंकि जो मैंने बियर एक्ट देखा था उसमें मुझे कुछ और लगा, जो बुक देखी उसमें कुछ और लगा। गूगल पे एज देखो तो गूगल पे क्या होता है, गूगल बेसिकली क्या होता है, उसमें किसी ने कभी कभी आर्टिकल डाला होता है, तो आपको पुराना भी मिलता है, नया भी मिलता है, उससे और कंफ्यूज होते हैं। तो फाइनली मैंने बियर एक्ट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से डाउनलोड कर दिया, उसको अच्छे से रीड कर लिया। उसके बाद जो समझ आ गया वो मैंने यहाँ पे रख लिया। दिस इज फुल एंड फाइनल एज ऑफ डेट, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या समझना है, अकाउंटिंग एंट्री क्या करनी है डीआरआर की, वो हमने ऑलरेडी सीख लिया। वो आपके जो पुराने लेक्चर थे उससे आपको पता चलेगा कि डीआरआर की एंट्री क्या हो जाएगी, डीआरआर इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी। फिर रिडम्पशन के बाकी तरीके जो थे, कन्वर्जन का तरीका था, ओपन मार्केट से आप परचेज कर रहे थे, लमसम में रिडीम कर रहे थे या लॉट्स में रिडीम कर रहे थे, वो हमने ऑलरेडी कर लिया, उसमें दिक्कत नहीं थी। दिक्कत एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता था कि डीआरआर किसको क्रिएट करना है। एंट्री अगर डीआरआर की करनी है तो बहुत आसान है, प्रॉफिट अकाउंट टू डीआरआर। और इन्वेस्टमेंट जब करनी है डीआरआर आई इन्वेस्टमेंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट टू बैंक, वो बहुत आसान है। द पॉइंट इज थ्योरेटिकली किस कंपनी को डीआरआर बनाना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन हो गई थी। तो पुराना जो हमने पढ़ा था किस कंपनी को बनाना है, वो भूल जाना है। आज जो मैं आपको बताऊंगा कि डीआरआर किस कंपनी को बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडी है सब लोग? जी सर। ये थेरेटिकल है, हो सकता है एग्जाम में आ जाएगा, हाँ। नहीं तो फिर भी जब आपको क्वेश्चन आएगा, आपको डीआरआर बनाना है नहीं बनाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम्म। अगर देखोगे तो बहुत सिंपल बात है, आपको अगर याद रखना है कि अनलिस्टेड कंपनीज जो है, अदर देन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अदर देन आईएफआई, अदर देन एनबीएफसी, उन्हीं को बनाना है। तो क्रक्स में अगर निकला कि डीआरआर किस कंपनी को बनाना है, अगर आप इस चार्ट को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि भाई डीआरआर जो है ना, डीआरआर चार्ट अगर देखा जाए तो आप डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व किस कंपनी को बनाना है, इस चार्ट से आपको पता चल रहा है भाई डीआरआर सिर्फ अदर्स में जो अनलिस्टेड कंपनी होगी उनको ही बनाना है डीआरआर। ये देखो, चाहे उन्होंने पब्लिक इशू नहीं निकाला हो या प्राइवेट इशू निकाला। पहले ये समझिए पब्लिक इशू और प्राइवेट इशू क्या होता है। देखो, जब कंपनीज चाहे डिबेंचर इशू करते हैं या शेयर इशू करते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पब्लिक इशू, दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू का मतलब क्या है, मैं पूरी जनता को बोलता हूं कि मैं एक डिबेंचर इशू करने वाला हूं, आप में से कोई खरीदना चाहता है, उसको बोलते हैं पब्लिक इशू। क्या बोलते हैं, क्या होता है पब्लिक इशू? इशू। जब मैं प्रोस्पेक्टस इशू करता हूं और इशू। मैं पूरे पब्लिक को इनविटेशन देता हूं कि आप चाहो तो मेरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है हम्म। प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब मैं गिने चुने लोगों को बोलता हूँ, जिन पे मुझे विश्वास होता है, जिनको मेरे पे विश्वास होता है, मैं उन लोगों को बोलता हूँ। जैसे मेरे को पता है ये 5 10 लोग हैं, इनको मैं बोलता हूँ भाई तुम मेरे डिबेंचर खरीदो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं। अब मुझे बताओ, नॉर्मली लॉजिकली समझेंगे इस चीज को कि रिस्क कहां पर है। आप कंपनीज एक्ट को गवर्नमेंट के एंगल से देखो, कंपनीज एक्ट इज बेसिकली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट इंटरेस्ट करना है ना, हम्म। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। अब मुझे बताओ रिस्क कहां पर है।
जहां पे आप सब लोगों से पैसे ले रहे हो कि जहां पर आप गिने चुने लोगों से ले रहे हो? भाई जिन गिने चुने लोगों से ले रहे हो वो तो आपकी जान पहचान वाले हैं, तो वहां पे पब्लिक। गवर्नमेंट को ज्यादा टेंशन नहीं है, बिकॉज वो बोलेगी कि भाई आपने पब्लिक से, आम जनता से पैसा नहीं लिया, आपने गिने चुने कुछ लोगों से लिया जो आपको जानते थे अच्छे से। तो इट्स एज्यूम कि जो आपको अच्छे से जानते हैं, अगर आपने स्पेशली उनको ही बोला पैसे देने के लिए, तो वो तो आपको जानते हैं ना। हम्म। मैंने प्राइवेट कंपनी खोली और मेरे को पैसों की जरूरत है, मैंने प्राइवेट प्लेस लिया फंड, वहां पे सरकार सरकार को ज्यादा टेंशन नहीं होती है, पर जहां आप पब्लिक पब्लिक का पैसा ले दो वहां पे ज्यादा टेंशन होती है। ठीक है, तो तभी ये थोड़ा मैंने जाने आइडिया दे दिया कि पब्लिक इशू क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। पब्लिक इशू आप सारी पब्लिक को बोल दो कि आके हमारे डिबेंचर खरीदना चाहो तो खरीदो। प्राइवेट में आप स्पेशली कुछ लोगों से पहले ही बात करके होता है, बाद में पूरी फॉर्मेट निकाल के, फॉर्मेलिटी होके भाई तुम मैं हम प्लॉट तो निकाल दियो, तुम अप्लाई कर लेना, वो पहले की सेटिंग होती है। ठीक है, हम आपकी कंपनी में पैसा लगा लेंगे, डिबेंचर इस रेट पे होगा, डाल वो बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इन्वेस्टर, और वो लोग होते हैं जिस कंपनी को अच्छे से जानते हैं, या अच्छे से नहीं जानते बट वो पता है यहाँ पे पैसा नहीं डूबे, तो वहां पे सरकार को भी ज्यादा टेंशन नहीं है। तो इस सब के लिए हम सारी कंपनी, पहले भी ये बात है, जब भी हम पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंपनीज एक्ट के रूल्स हम पढ़ रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट किनको लगेगा, कंपनीज को ही लगेगा ना, पार्टनरशिप को तो लगेगा नहीं, प्रॉपर्टरशिप को लगेगा नहीं। तो हम पहली बात आएगी डीआरआर किसी कंपनी को बनाना हो, पहली बात ये आएगी डीआरआर किसी कंपनी को बनाना होगा। अब ये जितनी भी कंपनीज है इनको हम 5 हिस्सों में बाइफरकेट करेंगे, 5 कैटेगरीज में, रादर मैं हिस्से से ज्यादा बोलूंगा, 5 कैटेगरीज की कंपनीज हम पहले नोट करेंगे, ठीक है बेटा? 5 कंपनी, एक है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या? ऑल ऑल इंडिया इंडिया फाइनेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, जिनका काम ही होता है पैसों में डील कर देना। दूसरा होता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या है, ये वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है, जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है, और जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है वो बाकी आगे बाकी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? ये दो जी। कैटेगरी हो गई। तीसरे आपके आ गए, इनफैक्ट मैंने 4 ही कैटेगरी में सम अप किया इसको। तीसरे कैटेगरी आते हो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो फाइनेंशियल कंपनीज है बट बैंकिंग कंपनीज नहीं है, यहाँ पे आईएफआईएस में आपकी बैंकिंग कंपनीज भी होती है। और तो तीसरा चौथा आ गया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज को क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं। ये आपकी 3 कैटेगरीज हो गई। और फिर आगे जो बाकी कंपनीज बची उनको हम अदर कैटेगरी में रखेंगे। तो पहले आपको 4 कैटेगरी रखी, मेरे साथ पढ़ो, कौन? आईफा, उसके बाद अदर फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद आपके एनबीएफसी एंड एनएससीज, और उसके बाद आपके अदर कंपनीज, ठीक है? जी। इसमें जो पहले है आईफा कंपनी और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो लिस्टेड है चाहे वो अनलिस्टेड है, इसी तरह से पब्लिक फाइनेंस चाहे वो लिस्टेड है चाहे वो अनलिस्टेड है। लिस्टेड और अनलिस्टेड का मतलब क्या है? लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होते हैं जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे, शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, नॉर्मली बड़ी कंपनी होती है जिनके से इनको सेबी में भी अपने आप को रजिस्टर करना होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, ठीक है ना? तो इनके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड होते हैं तो इजीली ट्रेड होते हैं। अनलिस्टेड कंपनी होते हैं, उनके शेयर्स मार्केट में नहीं बिकते हैं, उनके सिक्योरिटीज मार्केट में नहीं बिकते हैं, तो वो इजीली ट्रेड नहीं होते हैं। तो अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनका काम ही होता है पैसे लेना और पैसे देना। तो ये ऐसी कंपनी जिनको बहुत पैसा चाहिए होता है, तो ये कंपनीज फ्रीक्वेंटली डिबेंचर इशू करते हैं। तो ऐसी कंपनीज को अगर बोला जाएगा कि भाई तुम भी डिबेंचर्स क्रिएट करो, ये क्रिएट करो, तो इनका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो अच्छा खासा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, तो पैसा इकोनॉमी में नहीं लगेगा, पैसा इकोनॉमी में नहीं लगेगा तो कंट्री ग्रो नहीं करेगी। तो जरूरत इस बात की सरकार को लगी कि भाई जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका काम ही है पैसा लेना पैसा देना, इनको हम डीआरआर से माफ करेंगे। बिकॉज टेंशन क्या है, टेंशन ये नहीं है, बिकॉज ये फाइनेंस कंपनीज का काम ही है फाइनेंस में डील करना, तो इनके पास तो पैसा होता ही होता है। हमारा कंसर्न है कि अगर कोई ऐसी कंपनी पैसा उठाएगी जिनका मेन काम पैसे में डील करना नहीं है, उनको कल अगर डिबेंचर्स रिडीम करने पड़ेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। जिनका काम ये डे इन डे आउट पैसे के साथ डील करना, वो अगर डिबेंचर से पैसे उठाएंगे उनका ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऐसी कंपनीज को आरबीआई की भी कुछ गाइडलाइंस मेंटेन करनी होती है, जो आप आगे पढ़ोगे उनको बोलते हैं एसएलआर बोलते हैं, सीएलआर बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऐसे कुछ बहुत सारी इनको सीआरआर कुछ इनको ना बहुत रेशियोज मेंटेन करनी पड़ती है। जो भी बैंकिंग कंपनी होती है, फाइनेंशियल कंपनी होती है, इनके पास आरबीआई की गाइडलाइंस होती है, इनको बहुत सारे रिजर्व रखने पड़ते हैं, कैश रिजर्व ऐसे होता है, एसएलआर वगैरह। तो इनको ऑलरेडी बैंकिंग टर्म की वजह से इतना कैश ऑलरेडी रखना पड़ता है, ट्रेजरी में इतना कैश रखना पड़ता है, आरबीआई के पास इतना कैश रखना पड़ता है।
तो गवर्नमेंट को पता कि भाई इनको पैसों की जरूरत, मतलब इनके पास पैसों का शॉर्टफॉल नहीं होगा, तो ये अगर डिबेंचर इशू करेंगे तो जो लोग इनके डिबेंचर खरीदेंगे वो सिक्योर है काइंड ऑफ, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी उतना पैसा रहता है। समझ आई बात कि नहीं? मैं लॉजिक बता रहा हूँ, अदरवाइज तो 2 मिनट का काम है भाई, इसको करना है, 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 वो मेरा मुद्दा नहीं है, वो मुझे 2 मिनट लगेंगे आपको बताइए। बट मैं पहले बेस बना रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि भाई इनको क्यों माफ कर दिया, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल है, इंस्टीट्यूशंस है। कौन से? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, या बैंकिंग कंपनी है, या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, उसमें सरकार का पैसा लगा होता है बहुत सारा, तो वो क्योंकि पैसे में डील करते हैं, वहां पे टेंशन नहीं रहती है कि इनको, अगर ये इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता है, तो अगर ये डिबेंचर से पैसा लेते हैं तो ये किसी और तरीके से उसको मतलब रिडीम कर सकते हैं, इनके पास नॉर्मली टेंशन नहीं होती है। तो चाहे ये लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी है, इनको ना डीआरआर बनाना है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है डीआरआर के नाम पे। समझ आई बात? जी सर, आया बहुत समझ। सिंपल है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, बैंकिंग कंपनीज, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो लिस्टेड कंपनीज हो, चाहे वो क्या अनलिस्टेड करना कंपनीज हो, उनको है? उनको क्या करना है, उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। लॉजिक मैंने आपको बताया, इनके पास ऑलरेडी पैसा होता है और ये पैसों में ही डील करते हैं, और इनको ऑलरेडी आरबीआई गाइडेंस के हिसाब से बहुत सारे रेशियोज मेंटेन करने हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, करंट लिक्विडिटी रेशियो, सीएलआर, एसएलआर, ये सब रेशियोज इनको मैंडेटरी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो इनका बहुत सारा फ्री कैश ऑलरेडी आरबीआई या बाकी जगहों पर रहता है, तो इनसे सरकार को टेंशन नहीं है कि ये पैसे दे पाएंगे या नहीं दे नहीं। पाएंगे। तभी इनको बोला कि ठीक है भाई, तुम लोग डीआरआर मत बनाओ, क्योंकि डीआरआर बनाओगे इट मीन तुम पैसा कुछ ब्लॉक करोगे, और इनका पैसा इंडस्ट्री में आना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये लोग पैसों के साथ डील करते हैं। ये जो होता है, ये आपको पढ़ना चाहिए बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट, ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे अभी कि इंटरेस्ट हराम है हलाल है, उस डिबेट में नहीं जा रहे, बट आप देखो कंट्री की डेवलपमेंट या बाकी सब चीजों के लिए पैसा चाहिए होता है कि नहीं? तो जिन लोगों के पास पैसा है, वो अगर उनके घरों में ही रहेगा तो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तभी ये इंस्टीट्यूशन वजूद में आते हैं। तो ये लोगों को बोलते हैं हमारे यहाँ इन्वेस्ट करोगे, चाहे डिबेंचर के नाम से, शेयर के नाम से, या डिपॉजिट के नाम से, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, और वो पैसा आगे लगता है, इकोनॉमी में लगता है। तो कंट्री को अगर डेवलप होना है, तो उनको ये इंस्टीट्यूशन रखने पड़ेंगे, ये इंस्टीट्यूशन रखने पड़ेंगे, इनको थोड़ी सी फ्री विल देनी पड़ेगी। तो इनको ये रिक्वायरमेंट्स अगर ये रखेंगे कि डीआरआर बना दो, कुछ पैसा ब्लॉक करो, तो ये आगे काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तभी इनको बोला जाओ, तुम्हें हमने माफ किया, ना तुम्हें डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है, ना तुम्हें डीआरआर गारंटी है। करने की जरूरत है, बिकॉज वी नो आपके पास पैसा उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो यू आर एग्जाम्प्टेड। तो ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 क्लियर, अच्छे से समझ आया? जी सर। अब आते हैं हम तीसरी तरह की कंपनी, वो फाइनेंशियल कंपनी जो बैंकिंग नेचर की नहीं है। सिंस बैंकिंग के नेचर की नहीं है, तो इनको आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं लगती है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, या आपकी जो जैसे हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाली जो कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है, अब तीसरी कैटेगरी मेरी ये आई, और चौथी कैटेगरी फिर जो बाकी कंपनीज बची मेरी अदर है, ठीक है? तो इनमें मैंने फिर आगे दो तरीके रखे। एक उनमें फिर अगेन नेशनल बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो लिस्टेड हो, नॉन बैंकिंग कंपनी जो अनलिस्टेड हो, अदर्स में फिर जो बाकी बचे जो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, ठीक है? हम्म। अब एक स्टेज आगे आ जाते हैं। तो अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, चाहे वो या लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उनको भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अगेन वही लॉजिक कि इनको लिक्विडिटी ऑलरेडी बाकी रेशियोज तो होती है, और दूसरा ये लोग फाइनेंस में डील करते हैं, तो अगर रिडेम्पशन से पैसा होते हैं तो इनके पास बाकी पैसा रहता है, इनको दिक्कत नहीं आएगी, इनको दिक्कत नहीं आएगी। जो पैसों के साथ ही कंपनी डील करती है, इट्स एज्यूम्ड कि भाई उनके पास पैसा रहेगा। समझ आई बात? तो इनको भी बोला हाँ। तुम अपना प्रॉफिट ब्लॉक मत करो, तुम अपना प्रॉफिट ब्लॉक करोगे तो तुम आगे कहीं काम नहीं कर पाओगे। तो इनको बोला जाता है कि भाई ठीक है, यू आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिएशन ऑफ डीआरआर। ठीक है बेटा, जी सर। फाइन। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, एज फार एज डीआरआर इज कंसिडर्ड, दे नीड नॉट टू क्रिएट डीआरआर, फाइन। हम्म। तो अब बची फिर बाकी कंपनीज, वो कंपनी जो आई भी नहीं है, जो पीएफआई भी नहीं है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी नहीं है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी नहीं है, जो नॉर्मल कंपनी है, जो आपकी फिर बाकी कंपनी बचे जो फाइनेंस में डील नहीं करते, जिनका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट एक्टिविटी फाइनेंस एक्टिविटी नहीं है। ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोबारा से बता दूंगा फिर ये कहानी। तो बाकी जो कंपनीज है, जो आपके नॉर्मल भारतीय एयरटेल देख लो, इंडियन ऑयल देख लो, रिलायंस देख लो, ये फाइनेंस वाली कंपनीज नहीं है।
अगर आप एसबीआई को देखोगे, जेके बैंक को देखोगे, एलआईसी को देखोगे, यूटीआई को देखोगे, ये सारे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंपनीज है। तो ये जो फिर बाकी कंपनीज है इनकी बात हो रही है, नॉर्मल फिर बाकी जो कंपनीज बची, तो उसमें हमने फिर फर्दर दो बाइफरेशन कर दे। एक हमने बोला लिस्टेड, दूसरा बोला अनलिस्टेड, ठीक है। अंडरस्टूड। लिस्टेड कंपनी जो होते हैं इनके शेयर, ये बड़ी कंपनीज होती है जो अपने आप को लिस्ट कर रही है स्टॉक में, तो इनके सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट में मतलब क्या बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, तो एक खरीद के दूसरे से मिलता है, तो इनके यहाँ भी लिक्विडिटी ज्यादा होती है। अगर मेरे पास लिस्टेड कंपनी का शेयर है, मेरे पास सपोज इंडियन ऑयल का शेयर है, रिलायंस का शेयर है, मैं कल सुबह इसको मार्केट में बेच सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरे पास अनलिस्टेड कंपनी का शेयर है तो मैं इसको डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेच सकता, मेरे को कंपनी में जाके फिर जाके मतलब बहुत सारे, अगर किसी बंदे को भेजना पड़ेगा तो हम दोनों को कंपनी जाना पड़ेगा, वहां पे डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे। बट जो बाकी कंपनीज लिस्टेड कंपनीज होते हैं इनका डायरेक्टली किसी ऐप के थ्रू ही आपने डीमेट खोलना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है, वहां पे आपके शेयर आ जाते हैं, फिर आप किसी को आराम से बेच सकते हो, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है, प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके आप आराम से बेच सकते हो, ऐप के थ्रू ही आप सारा काम कर सकते हो। लिस्टेड कंपनीज के शेयर क्योंकि मार्केट में होते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट होते हैं, इजीली लिक्विडेट होते हैं, तो इनको भी बोला ठीक है तुम बड़ी कंपनी हो, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो तुम्हें भी हमने माफ किया कि तुम डीआरआर मत बनाओ। फिर बाकी बाकी अनलिस्टेड कंपनीज है ना, देखो अगर एनबीएफसी अनलिस्टेड है तो वो यहाँ पे कवर होगी। उसके बगैर अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, कोई और अनलिस्टेड कंपनी है, ना वो एनबीएफसी है, ना वो एनएससी है, ना वो पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ना वो आईफा है, तो जो बाकी अनलिस्टेड कंपनी है उनको बोला कि भाई तुम जो डिबेंचर इशू करोगे, चाहे वो तुम्हारा पब्लिक इशू हो, मतलब आम पब्लिक को दे रहे हो, या प्राइवेट में कुछ लोगों को दे रहे हो, दोनों केस में भाई तुम लोग तो 10% अपना डीआरआर में ट्रांसफर करो, जितने भी आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उसका 10% आप डीआरआर में ट्रांसफर करो, बिकॉज आप पे भरोसा कम है, आप लिस्टेड भी नहीं हो, कल को भाग जाओ तो कहाँ पकड़ेंगे तुम लोग, तो इसलिए भाई तुम लोग क्या करो, डीआरआर में क्रिएट करो। समझ आई बात? तो डीआरआर इज टू बी क्रिएटेड ओनली किनको, जो अनलिस्टेड कंपनीज है, बट अदर देन कौन सी, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस में। अगर एक एनबीएफसी है और वो अनलिस्टेड है तो क्या उसको डीआरआर बनाना है? द आंसर इज नो। तो हाँ। मेरे लिए अगर आप अनलिस्टेड देखोगे तो वो गलत होगा। अगर देखो यहाँ पे भी अनलिस्टेड था, यहाँ पे भी अनलिस्टेड था, यहाँ पे भी अनलिस्टेड था, तो आपने ऊपर वाली कैटेगरी भी देखनी है। अगर आईफा है और अनलिस्टेड है उसको डीआरआर बनाना नहीं है, अगर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनलिस्टेड है उसको नहीं बनाना, अगर एनबीएफसी अनलिस्टेड उसको नहीं बनाना, अदर अनलिस्टेड कंपनी जो होगी उन्हीं को बनाना है, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन में ज्यादा हिंट दी होगी कि वो कहाँ पे फॉल कर दिए। समझ आई बात? ठीक ठीक। यहाँ तक जी समझ आया सर। सबको? हाँ हाँ। अच्छे से समझ आया? हाँ। अब आते हैं बात डीआरआर इन्वेस्टमेंट की। तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से देखो, एक एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर ये लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, और अगर ये पब्लिक इशू कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? पब्लिक इशू पब्लिक कर, इशू। और लिस्टेड कंपनी भी अदर्स में अगर पब्लिक इशू कर रही होगी, और अनलिस्टेड कंपनी चाहे पब्लिक कर रही है अनलिमिटेड। अब देखो, अब इसको ऐसे याद रखो, अनलिस्टेड कंपनी जो है अदर देन जो ऊपर वाली चार कैटेगरीज आ गई, जो बाकी अनलिस्टेड कंपनी बचे उनको भाई डीआरआर भी क्रिएट करना है 10% और डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी करना है 15%। समझ आया? ये आपको मेन याद रखना है। अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन दो बाकी कंपनी जो है, जो अनलिस्टेड है, उनको क्या करना है? उनको डीआरआर में 10% करना है और डीआरआर आई में 15% करना है। डीआरआर 10% कितना किसका करना है? जितने भी आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है। और डीआरआर इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 15% ऑफ द डिबेंचर जो आपके रिडीम होने वाले हैं नेक्स्ट 31st को, ठीक है ना। 30% जितने भी 31st मार्च तक आपको जितने भी डिबेंचर्स रिडीम होने हैं, आपके पास हो सकता है 10 लाख के डिबेंचर्स है, बट आने वाले साल में 2 लाख के डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, तो 2 लाख के डिबेंचर्स का आपको 15% जो है डीआरआर इन्वेस्टमेंट करनी है। बट इनके बगैर, अनलिस्टेड कंपनी के बगैर, आपने बोला कि जो आपकी लिस्टेड कंपनीज है और आपकी जो एनबीएफसी कंपनी है और हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, चाहे अगर वो पब्लिक इशू करेंगे, मतलब वो पब्लिक को बोल रहे कि आप हमारे डिबेंचर इशू करो, उस केस में उनको डीआरआर तो नहीं बनाना है, बट डीआरआर इन्वेस्टमेंट उनको 15% करनी ही करनी है। समझ आई बात? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फर्क क्या पड़ेगा? अगर वो पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स कर रही है, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर्स कर रही है तो कोई डीआरआर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर वो पब्लिक को दे रही है, क्योंकि पब्लिक को दे रही है तो थोड़ा रिस्क है ना, पब्लिक को इशू कर रहे हो तो आम जनता इन्वॉल्व है, प्राइवेट प्लेसमेंट करो तो कुछ लोग इन्वॉल्व है जो आपको पर्टिकुलरली जानते हैं, तो वहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको करने की जरूरत नहीं है, बट पब्लिक
को अगर आप करते हो और आप लिस्टेड कंपनी हो या एनबीएफसी, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, तो आपको करना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और इसमें जो कैच है वो मैं कैच भी बताता हूँ नीचे क्या है। जो 10% वाली बात आ रही थी, 10% जो ऊपर लिखा था वो है किसका? डिबेंचर जितने आपके आउटस्टैंडिंग है, जो डिबेंचर आपके आउटस्टैंडिंग है, जितनी आपकी बैलेंस शीट में डिबेंचर्स की लायबिलिटी दिखती है, उसका 10%। और जो 15% है, 15% है डिबेंचर विच आर रिडीमेबल, विच आर रिडीमेबल। रिडीमेबल, जो रिडीम होने वाले हैं बाय नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। इस साल के 31 मार्च तक जितने रिडीम होने वाले हैं वो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक कंपनी है, ये अनलिस्टेड कंपनी है, इसके पास 10 लाख के डिबेंचर है। जी। मुझे बता, इसको डीआरआर बनाना है। हाँ हाँ। कितना बनाना है बेटा डीआरआर? 10 लाख पे 10%। 10 लाख पे 10%, तो उसको हाँ। 1 लाख का डीआरआर बनाना है। हम्म। इसको डीआरआर इन्वेस्टमेंट करना है दानसारी जैसा लोग। इसको, ये कौन है? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी है, हाँ। सर डीआरआर इन्वेस्टमेंट को करना है, बट कितना करना है? जो इस 15। अभी अगर हम आज की डेट में बैठे हैं, सपोज आज 31 मार्च 2023 है, तो हमने देखना है 31/3/2023 24 को, अगर इस साल में कोई भी डिबेंचर रिडीम हो रहा है, हम्म। कोई भी डिबेंचर रिडीम हो रहा है, तो उसका 15% करना है। सपोज मैं बोल रहा हूँ 2 लाख रिडीमेबल है, 2 लाख रिडीमेबल है, तो 15% जो करना पड़ेगा, 2 लाख का 15% करना पड़ेगा जितने रिडीमेबल है। समझ आई बात? जी सर। साहिबा बेटा आपको समझ आया? सर वो डीआरआर करना है ना, आपको करना लेकिन। है, डीआरआर आपको क्रिएट करना है जितने आपके डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है। हम्म। और डीआरआर आपको करना है किस पे? जो आपके रिडीम होने वाले 31 मार्च। सपोज मेरा इस साल कोई रिडीम नहीं होने वाला है, 31 मार्च 24 तक मुझे कोई रिडीम नहीं है, तो मुझे इस साल डीआरआर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो डीआरआर आपको कब करना है? रिडेम्पशन से पहले पहले आपको करना है। तो ऑब्वियसली मेरी मर्जी है, मैं इस साल कुछ करूं या नहीं करूं, बट जिस साल मुझे रिडीम होने उससे पहले पहले मुझे कम से कम डिबेंचर जितना भी है उसका मुझे 10% तो डीआरआर में करना पड़ेगा। बट डीआरआर सर, मुझे बताओ। सर जिस साल हमें लमसम में करना होता है ना, हम्म, अगर अनलिस्टेड कंपनी होगी तो 10 लाख पे ही होगा ना, डीआरआर भी और डीआरआई भी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें 10 लाख, बट 10 लाख का आपका, इसका आपका मर्जी क्या है, देखो तो आपके पास छूट क्या है। या आपका 1 लाख उससे पहले कभी भी होना चाहिए, ठीक है ना? हम्म। इसकी डेडलाइन है आपकी, इसकी डेडलाइन है आपकी, ये जो 30,000 वाली है, जिस साल आपके रिडीम होने हैं उस साल 30 अप्रैल से पहले पहले आपको करना ही करना है, ठीक। ठीक है ना? तो वो भी ऑब्वियसली कभी कभी इससे पहले ही करना है, बट उसमें लिमिट 10% आ रही है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वो आपको जैसे प्रॉफिट से असाइड करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वो तो आपको प्रॉफिट से अलग करके रखना है ना, तो वो आप इतने सालों में कभी भी कर लो, जिस साल रिडीम होने उससे पहले कभी भी कर लो। पर ये आपको इंश्योर करना है कहीं और पे बाहर जाके इस पैसे को इन्वेस्ट भी करना है। समझ आई बात? हाँ हाँ। तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट आपको किस चीज को, कंपनी को करनी है, एक बार दोबारा से देखेंगे। डीआरआर इन्वेस्टमेंट एक तो अनलिस्टेड को करना ही करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बगैर लिस्टेड कंपनी हो या एनबीएफसी कंपनी हो, चाहे वो एनबीएफसी कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, तब करना है। अगर वो पब्लिक इशू कर रहे हैं, अगर प्राइवेट इशू कर रहे हैं तब नहीं करना है। बट जहां तक अनलिस्टेड कंपनी की बात है, वो पब्लिक इशू करे या प्राइवेट इशू करो, उसको डीआरआर भी करना होता है। और डीआरआर ये जो मैंने नोट बनाया, इसको प्लीज अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट करना और एग्जाम के दिन इसी पॉइंट को खाली देख लेना। समझ आई बात? यस सर। ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डीआरआर। इसकी बहुत सारी खिचड़ी बनी थी, लिटरली मेरे को 4 कान फोकस करके फिर मुझे इसको पढ़ना पड़ा, क्योंकि बहुत कम्प्लीट है, डायरेक्ट आपको नॉर्मली समझ आएगा भी नहीं, ठीक है? यस सर। अब मैं जस्ट गो थ्रू करूंगा, अपेरेंटली हमारा सिलेबस तो मतलब हो गया इसका, आप प्लीज इसके जो क्वेश्चन है वो कर लेना। अब जस्ट एक बार थोड़ा ना, क्या बोलते हैं, जो आपकी बुक है मेरे पास, इसको जस्ट थोड़ा थोड़ा जूम करके देखते हैं जल्दी जल्दी, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए आप लोगों को, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी थी, हाँ जैसा सर। हाँ हाँ। ये डीआरआर को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी ना, तो इसको जस्ट थोड़ा गो थ्रू करते हैं। बाकी चैप्टर तो आपने सारा पढ़ा है, जल्दी जल्दी बताओ। फाइंड द अमाउंट ऑफ डीआरआर टू बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। आपको डीआरआर बताना है कितना करना है। पहला केस क्या है? 1010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इज टू बी रिडीम्ड एट 31 मार्च 20। अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी हो तो द आंसर इज यस, ठीक है? यस सर। अनलिस्टेड कंपनी है, तो अगर आपके पास 1000 डिबेंचर्स है ₹100 के, तो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए? 1 लाख के डिबेंचर हो गए। 10,000। 1 लाख पर 10% करना पड़ेगा। दूसरी क्या है? लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी को करने की जरूरत नहीं है। तीसरी कंपनी क्या है? अनलिस्टेड, करने की जरूरत है। चौथी कंपनी लिस्टेड, करने की जरूरत नहीं है।
पांचवी कंपनी क्योंकि फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। बात आ रही है अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है ऑलरेडी तो उधर डीआरआर की बात होती नहीं है। समझ आई बात? हम्म, ये मैंने परसों भी बताया था। जहां पे आप डिबेंचर्स ऐप ने ऐसे इशू किए जिनके बदले आपको कैश देना ही नहीं है, तो किसी का इंटरेस्ट में दिक्कत है, किसी को खतरा है। कंसर्न क्या था हमारा, डीआरआर बनाने का या डीआरआर करने का? भाई जिस दिन रिडीम करना है उस वक्त आपके पास पैसे होने चाहिए। जब आपने बोला कि आपको पैसे देने ही नहीं है, आप शेयर दोगे, तो कोई किसी बच्चे का टेंशन है? मुझे ये बता दो। मैंने किसी से 1 लाख रुपया उधार ले लिया, हम्म, टेंशन ये है ना कि मेरे को 1 साल बाद उसको 1 लाख रुपया अगर देना है, तब तो टेंशन है ना। हाँ, सपोज अगर एग्रीमेंट ये है कि भाई 1 साल बाद मैं उसको अपनी जमीन दे दूंगा, और जमीन है मेरे पास, तो टेंशन नहीं है ना, क्योंकि जमीन ना, दे रहा हूँ। टेंशन है कि भाई पैसा होगा कि नहीं होगा। और एक और बात जो मैं भूल गया बताना, मैंने आपको बोलना है, ये जो फिर बाकी कंपनी थी ना, चाहे लिस्टेड या अनलिस्टेड, इनका मेन काम पैसे के साथ नहीं होता। जैसे इंडियन ऑयल, हम्म, इंडियन ऑयल का मेन काम पैसे के साथ डील नहीं करना है ना। मेरा हम्म, काम है रिफाइनरी लगाना, मैंने सपोज फैक्ट्री लगा ली, और जो डिबेंचर से सारा पैसा लिया वो कहाँ पे लगा दिया? फैक्ट्री में लगा दिया ना। हम्म, तो मेरा टेंशन तो है ना ज्यादा। कंपनी दैट सोचेगी ना कि भाई इनने सारा पैसा तो प्लांट एमएससी में लगाया, कल को डिबेंचर रिडीम करने उसके लिए पैसा होना चाहिए ना। तभी जो अदर कंपनीज है उनके रूल थोड़े से स्ट्रिक्ट है। उसमें लिस्टेड का रूल कम है, बट अनलिस्टेड का ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लिस्टेड को तो सिर्फ बोला भाई चलो डीआरआर मत करो, बट इन्वेस्टमेंट कर लेना 15%, बाकी एज्यूम कर रहे हैं आपके पास है, क्योंकि रिस्क क्या है कि सारा पैसा हो सकता है इन्हें एसेट्स में लगा दिया। पर यहाँ तो टेंशन है नहीं, यहाँ अगर एसेट्स में लगाए वो भी तो पैसा ही है ना। फाइनेंस कंपनी डील ही पैसे में कर रही है। भाई मुझे बताओ, एक बैंक है, बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा कि कॉरस्पॉन्डिंगली कोई बिजनेस है उसके पास ज्यादा पैसा होगा? बैंक। बैंक के पास पैसा होगा। भाई हम्म, बैंक तो डील ही करता है, इसके पास कौन हम्म, सी पैसों की बात है? कुछ ना कुछ तो सेविंग अकाउंट वालों के पैसे तो रहते ही है, एफडी वालों के पैसे रहते ही है, वो पैसे से दे देंगे, कोई इशू नहीं है। ये मुझे बोला था बाकियों को क्यों है रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये लोग पैसों के साथ डील नहीं करते ना नॉर्मली। इन्हें फैक्ट्री लगा दी, कहीं और लगा दी, वहां पे सारा पैसा लगा जाए, तो टेंशन होगी कि कल को रिडीम करना होगा तो पैसा होगा कि नहीं होगा। तभी इनको बोला भाई टीआरआर करो एटलीस्ट 10%, और भी ज्यादा तो अमाउंट नहीं बोला, 10% बोला। तो इलिस्ट्रेशन में वन हमने होगी। अब दूसरी इलिस्ट्रेशन देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बैंकिंग कंपनी है, तो इनको ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, ना उनको डीआरआर बनाना है, ना उनको डीआरआर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। हम्म, बैंकिंग कंपनी है, हमने पढ़ा था बैंकिंग कंपनी को नहीं बनाना। और क्वेश्चन एक था कि डीआरआर से जो पैसा है वो जनरल रिजर्व में कब ट्रांसफर करना है? बेटा जब रिडेम्पशन पूरा हो जाएगा, अब डीआरआर की कोई जरूरत नहीं है। डीआरआर का काम काम उतना ही था, डीआरआर का काम उतना ही था कि भाई तब तक आप पैसे को ब्लॉक करो, वो पैसा कहीं और नहीं जाना चाहिए। अब रिडेम्पशन हो गया, अब डीआरआर में जो बचा था उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, वो किसी लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आप उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। क्यों? वो आपका शेयर होल्डर्स का ही पैसा था जो आपने प्रॉफिट लॉस से निकाला था। अब जाके उसको प्रॉफिट लॉस से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। यूटीआई अगेन क्या है? आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ऑल इंडिया हम्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो हमने पढ़ा था, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती। नहीं। एप्कॉनस इंडिया लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी जो है उसको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है। पर अगर वो पब्लिक इशू करेगी उसको डीआरआर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है, 15% ऑफ द डिबेंचर जो आपके रिडीम होने वाले होते हैं, ठीक है बेटा। हम्म, एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसने डिबेंचर इशू किए हैं, तो ऑब्वियसली इनको डीआरआर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सर, जो लिस्टेड कंपनी है ना, हाँ बेटा, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये पब्लिक को इशू कर रही है या ये अगर लिस्ट में? कुछ नहीं लिखा है प्राइवेट को कर रहे हैं तो आप एज्यूम करना कि पब्लिक को है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट है तो प्लीज एज्यूम पब्लिक को इशू कर रही है, ठीक है। चाहे इसको नोट्स में कहीं लिख दो। अच्छा क्वेश्चन था कि अगर लिस्टेड कंपनी है, तो हमने पढ़ा कि लिस्टेड कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है तब उनको ना डीआरआर बनाना है ना डीआरआर आई करना है। बट अगर वो पब्लिक इशू कर रही है तो डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, बट डीआरआर आई करना है उसको। वो कैसे पता चलेगा? तो वो आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि पब्लिक को ही इशू किया है, ठीक है बेटा। हम्म, अगर एग्जाम में आ गया कि प्राइवेट प्लेस कर दिया तो वो एक कैची चीज हो सकती है, तो प्राइवेट प्लेस कर दिया तो आपको डीआरआर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बट अगर कुछ नहीं लिखा है तो यू हैव टू एज्यूम कि पब्लिक को किया है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली जो होता है पब्लिक को इशू करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत कम होती है, ठीक है ना। हम्म, ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया। जी सर। अनलिस्टेड कंपनी है तो ऑब्वियसली डीआरआर भी बनाना है और डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी बनी पड़ेगी। क्या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपका यूज हो सकता है डिक्लेयर टू डिविडेंड? आंसर नो। डीआरआर का एक ही यूज है, क्या?
फॉर रिडेम्पशन पर्पज। ये सिर्फ पैसे को ब्लॉक करता है और कुछ नहीं करता है। वंस आपका फिर क्या बोलते हैं इसको, आपका रिडेम्पशन पूरा हो गया, डीआरआर का कोई यूज नहीं है, डीआरआर को उठा के आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, ठीक है ना। हम्म, सर्वोत्तम कंपनी लिस्टेड कंपनी है, इनने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15%। तो 400 डिबेंचर्स है, सपोज 100 रुपए का डिबेंचर 40,000, 40,000 पे 15% होता है 6,000, 6,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 30 अप्रैल से पहले पहले, ठीक है ना। जी। और जब फिर रिडीम करोगे तो सब तक ये इन्वेस्टमेंट बेचोगे, वहां से पैसा आएगा डिबेंचर होल्डर को दे दोगे, ठीक है ना। तो आई थिंक और सर, कुछ। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है 30 अप्रैल के बाद तो उसको इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर नहीं होगा वो? बेटा आप उस एक्ट को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा आगे। मैंने सिर्फ सच में बता दूं 18(7) पढ़ा इस कंटेक्स में कि वो बोलता है डिबेंचर, मतलब आपको ये बनाने, मतलब डिबेंचर जैसे भी इशू किए हो उनको डीआरआर बनाना है। मैंने सिर्फ वही पढ़ा, मैंने और एक्ट नहीं पढ़ा, तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। बट यस देयर मे बी पेनल्टीज फॉर द कंपनी, बोलो तो मैं अभी डेयर एक्ट खोल के देख सकता हूँ। बट राइट नाउ आई एम नॉट इन पोजिशन टू डायरेक्टली आंसर, बट यस इंटरेस्ट में भी दियर और पेनल्टी भी लग सकती है। नॉन कंप्लाइंस ऑफ कंपनीज एक्ट होगा, उसके फिर लास्ट में पेनल्टीज भी होगी, ठीक है। हम्म, और इंटरेस्ट उसको किसको देना है, उसको फाइन लगेगा गवर्नमेंट का, क्योंकि हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, फाइन डिबेंचर लगेगा। होल्डर को नहीं देना पड़ेगा वो। डिबेंचर होल्डर को तो अपने पैसे से गर्ज है, बट कंपनी एक्ट के हिसाब से उसको कुछ पेनल्टीज लग सकती है। बाकी क्वेश्चन मुझे लगता है आप आ जाएंगे, प्लीज आप सारे क्वेश्चन कर लेना। मेजर डाउट उसमें यही था, तो वो हमारा क्लियर हो गया है। भाई लिस्टेड कंपनी अगर पब्लिक इशू करेगी उस केस में उसको डीआरआर आई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेशन को क्लोज कर लेते हैं, 8:15 शायद आप वो वाली क्लास लोगे, क्या बोलते हैं इसको, नहीं भैया की क्लास होगी। कुछ और डाउट है किसी को तो बता दो, नहीं तो आई होप कि आप प्लीज, मैं चाहूंगा कि कल भी आपकी क्लास ना लूं, परसों भी आपकी क्लास ना लूं। परसों संडे है और संडे को तो ऐसे भी क्लास होती नहीं है हमारी, और कल भी